लोगों का ये कहना है कि ये जब पावर में आ जाते अलग फेस होता है, जब पावर में नहीं होते तो अलग फेस। कहाँ पर मुझे बताइए, मैडम ने कहाँ पर अलग चेहरा दिखाया? मैडम तो मतलब जब मैडम चीफ मिनिस्टर बनी तो उस वक्त मतलब कहाँ पर उसने अलग एक बयान आया, मुझे बताइए और कौन सा वो ये एक काम दिखता है आपको, ये लोग पीडीपी से नफरत कर रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को उस टाइम नहीं पता था? देखिए, अगर आप देखोगे मैडम ने उसके लिए माफी भी मांगी थी। सर माफी मांगना अलग बात है, दिल की और दिल से जो कहें कर क्या सकते हो आप? मुझे बताया, अगर इंसान गलती करता है तो वो यही करता है। सर, एक होती है मोहब्बत दिल की, एक होती है जबान की। मुझे लगता है जितनी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मोहब्बत दी उतनी किसी ने मोहब्बत नहीं दी। सर क्या यही मोहब्बत है कि आप उस लड़के का कहा गया उसके माँ बाप को? अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है बात करने के लिए, पीडीपी के सीनियर लीडर ज़िला गांदरबल से बशीर अहमद मीर साहब। और आपको बताते चलें कि आज हम उनसे बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हालात है, सियासी हालात है, काफ़ी ज़्यादा संगीन है और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो पार्टियाँ थी उनसे उठ चुका है। और आपने हाल ही में देखा कि जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और बारामूला में रैली से खिताब करते हुए और सीधा निशाना साधा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है, आज तक जो ख़ानदानी राज किया है, उसकी वजह से आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये इतनी बड़ी रैली से जो उन्होंने खिताब किया। और इसी पर हम बात करेंगे। बशीर अहमद मीर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। बशीर साहब, अगर बात करें किस तरह से जो है देश के होम मिनिस्टर ने पीडीपी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जो उन्होंने पिछले हुकूमतों ने जो यहाँ पर ख़ानदानी राज किया है उसकी वजह से जो आज लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं और इसलिए इतनी बड़ी रैली से लोग जो है वो रैली के साथ जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और ये जो अमित शाह का दौरा जो कश्मीर था उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहला एलिगेशन उसने यहाँ पर लगाया कि जो पीडीपी और एनसी पर उसने लगाया, लेकिन मैं पीडीपी के हवाले से उसको बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं पीडीपी को रिप्रेजेंटेट करता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। पीडीपी ने कश्मीर में कितने दौर हुकूमत की? अगर आप पीडीपी का टर्न ओवर टोटल देखोगे वो 4 साल या 5 साल, 3.5 साल जो मुफ्ती साहब ने किए थे जब हम कांग्रेस के साथ थे 2003 से लेकर 2006 तक। और आप जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से पूछे कि वो दौर कैसा रहा कश्मीर में जो हमने मतलब उस वक्त जो हमने हुकूमत बनाई थी, कांग्रेस के साथ जो हुकूमत बनाई थी और वाजपेयी जी जो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे, सारे मुल्क के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने कितना काम जम्मू कश्मीर में किया था। और जो मतलब जो होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए और उसने यहाँ पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ मतलब लोग हम पर भरोसा करने लगे हैं, पीडीपी को बोलने लगे हैं, मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलने लगे। मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ या बीजेपी के जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। हाल ही में उन्होंने यहाँ डीडीसी इलेक्शन लड़ा, आप मुझे बताया कि एक सीट छोड़कर गुरेज की जो एक सीट है एसटी वोट बीजेपी ने जीती और पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे कश्मीर वैली में है, मुझे बताया कि उसने कहाँ पर एक डीडीसी वो सीट जीती। देखो, पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिक्स में लोग जमा करने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे लोग जमा किए, हर कोई यहाँ पर लोग जमा करता है। जो बीजेपी का तरीका लोग जमा करना है वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा। आप देखिए मैं एक मिसाल दूंगा आपको, लेकिन मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता हूँ। कोई ये ना कहे कि बशीर मीर जो पीडीपी का लीडर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांदरबल है, उसने बीजेपी वालों को गालियाँ दी है। पुराने ज़माने से अगर आप देखोगे, जब एक शिकारी होता है, एक शिकारी चाहे वो सहरा में शिकार करे, चाहे जंगलों में शिकार करे, चाहे कहीं पर भी वो शिकार करे, वो अपने लिए कुत्ते पालता है, कुत्ते पालता है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। उन कुत्तों का सारा खर्चा जो होता है वो शिकारी उठाता है, उसके लिए मतलब जो उनका रहना सहना उन कुत्तों का, उन खाना उन जानवरों का होता है वही देता है। लेकिन जब वो शिकार पर जाता है तो हमेशा उन जानवरों को वो साथ उठाता है, उन कुत्तों को साथ उठाता है और वो शिकार करता है, उनको छोड़ देता है, वो शिकार के पीछे दौड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको लाते हैं। बीजेपी ने बराबर वही स्ट्रेटजी यहाँ पर पाली है। बीजेपी ने क्या किया है, बहुत सारे इलाकों से उन्होंने बहुत सारे नौजवानों को अपने साथ जुड़ाया है। मतलब थोड़े मैं बताऊँगा, कंगन से ज़्यादा अगर बीजेपी के साथ जुड़े होंगे, हमारी पॉपुलेशन जो है कंगन में इस वक्त 1,25,000, पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की तकरीबन 4 लाख पॉपुलेशन है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट से मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग जुड़े होंगे वो 400-300। और उनके लीडर्स जो है, जो उनको जमा करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनका सारा खर्चा जो है वो बीजेपी उठाती है। आप देखिए, कंगन में जितने भी यहाँ इस वक्त जो सरकारी क्वार्टर है, जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उनमें कौन रह रहे हैं? उनमें बीजेपी के वर्कर्स उन्होंने बिठाए हैं। उनका सारा खर्चा, उनका बिजली का बिल वो गवर्नमेंट उठा रही है, उनका खाना वो गवर्नमेंट उठा रही है, उनकी सिक्योरिटी, सब कोई खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठा रहा है। और वो किन पैसों से उठाते हैं? जो हम टैक्स पेयर्स हैं हिंदुस्तान के, जो हम टैक्स पेयर है, आप टैक्स पेयर हो, मैं टैक्स पेयर है, एक किसान जो यहाँ पर हर एक चीज़ पर टैक्स पेयर है, चाहे वो मतलब कोई भी मतलब मटीरियल मतलब खरीदे बाजार से, वो कुछ भी खरीदे, चाहे
फर्टिलाइज खरीदे, चाहे सीड खरीदे, चाहे कुछ खरीदे, वो टैक्स दे रहे हैं और बीजेपी वाले ऐश कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों को जब भी इनको जमा करना होता है, इन्हीं लोगों को ये बुलाते हैं, बोलते हैं कि हमें जलसा करना है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, मैं कहूँगा पीएचडी, यहाँ पर कोई बयान देती है, फिर उनके खिलाफ जब इनको प्रोटेस्ट करना होता है, तो इन्हीं लोगों को, जो लोग इन्होंने यहाँ सरकारी क्वार्टरों में बिठाए, सरकारी बिल्डिंगों में इन्होंने जो बिठाए, उन्हीं को इस वक्त बाहर लाते, कहते कि हमने महबूबा जी ने गालियाँ देनी है, हमने डॉक्टर फारूक साहब को गालियाँ देनी है, हमने पीएचडी को गालियाँ देनी है, आप आ जाओ। और उन्हीं लोगों को, वही लोग उनके साथ जुड़े। मुझे बताइए आम लोग इनके साथ कहाँ जुड़े? अगर आम लोग इनके साथ जुड़े होते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ डीडीसी इलेक्शंस हुए, इन्होंने डीडीसी इलेक्शंस करवाए, हमने डीडीसी इलेक्शंस लड़े, इन्होंने भी कैंडिडेट्स उठाए, हमने भी कैंडिडेट्स उठाए। आप मुझे बताए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर, पूरे कश्मीर वैली में कहाँ एक सीट जीती? सिवाय एक सीट को छोड़कर गुरेज में इन्होंने एक सीट छोड़ी, जीती। बाकी तो पीएचडी ने तो इनका सफाया किया। अगर हमारे साथ लोग नहीं जुड़े तो वोट कौन डाल रहे हैं जमहूरियत में? सर, आप आज बीजेपी को कोस रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, मानते हैं बिल्कुल, लेकिन बीजेपी को यहाँ जगह किसने दी? आप ही ने तो जगह दी सर। पीडीपी ने तो कोलेशन किया बीजेपी का। अगर आपको इतना पता था कि बीजेपी सरकार इस तरह की है, तो क्या मजबूरी थी आपको कोलेशन करने की? देखिए, हर एक इंसान को ज़िंदगी में गलतियाँ होती है, इंसान जो गलतियों का पुतला जिसे माना जाता है। लेकिन जो हमारा तजुर्बा था पास्ट में, मैं आपको बताऊंगा। सर, इतनी बड़ी गलती कर बैठे आपकी। आज जम्मू कश्मीर में पीडीपी को लोग भी जो है वो कोस रहे हैं कि पीडीपी ने इतना बड़ा, और आपके सीनियर लीडर जो है वो आप दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ अगर मैं वाहिद बात करूं पीडीपी के, अब कुछ चंद गिने चुने जो लीडर हैं, जैसे गांधरबल में आपकी बात करें, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, तो कुछ ऐसे लीडर बचे हैं, बाकी तो सब चले गए यहाँ से। उसकी मेन वजह यही रही कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कोलेशन कर ली, तो आप वहां पे तो आपकी लालच थी, न कि कश्मीरी थी। देखिए, एक बात बताऊंगा मैं आपको, अगर आप जमहूरियत में देखोगे, जमहूरियत में सबसे ज़रूरी क्या होता है और जमहूरियत में होता क्या है? लोग बार बार पीडीपी को ये बताते हैं कि पीडीपी को, जो बीजेपी को अगर किसी ने यहाँ लाया तो वो पीडीपी ने लाया। आप मुझे बताओ, सबसे पहले अगर बीजेपी को किसी ने मैंडेट दे दिया तो वो जम्मू के लोगों ने दे दिया, उन्होंने वहाँ से कम 30 सीटें जीते थे। आप उनको कैसे साइड लाइन कर सकते थे? नंबर एक। नंबर दो, मैं ये मानता हूँ कि एक गलती हुई, लेकिन गलती ये हुई कि जो हमारे पास एक पुरानी एक्सपीरियंस थी, जो हमने वाजपेयी साहब के साथ काम किया था। वाजपेयी साहब मुल्क के होम प्राइम मिनिस्टर थे, हम यहाँ कांग्रेस के साथ जुड़े थे, और जब यहाँ मतलब उस वक्त हुकूमत हमने कांग्रेस के साथ बनाई, और बताया कि बीजेपी ने कितने बड़े अच्छे फैसले यहाँ पर लिए। वाजपेयी साहब ने तो सबसे अच्छे फैसले यहाँ पर लिए। मुजफ्फराबाद जो कि ख्वाब था जम्मू कश्मीर के लोगों का कि वो रोड खुलना चाहता कि हम मुजफ्फराबाद जाए, जो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम उनके से ट्रेड करें। तो वो अगर किसी ने किया, वो उस वक्त वाजपेयी और मुफ्ती साहब ने किया। हमने ट्रेड यहाँ पर डेवलप किए, बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर डेवलप किए, मतलब हमने यहाँ पर STF डिसबैंड किया, हमने बहुत सारे काम किए। तो वो एक्सपीरियंस मद्देनजर रखेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखोगे पिछले 30 सालों में, सबसे पुरअमन अगर कोई यहाँ वक्त रहा है वो वाजपेयी, जो वाजपेयी जी था, जो मुफ्ती साहब था, 2003 से लेकर 2006-2008 तक सबसे सुनहरा टाइम यहाँ जम्मू कश्मीर का रहा है। तो मैं मानता हूँ ये गलती हो गई, लेकिन जो हमारे पास मतलब पास्ट की एक्सपीरियंस थी, जो हमने वाजपेयी जी के साथ काम किया था, उसी को मद्देनजर रखकर हमने मतलब उसको जो कोalition की थी, एजेंडा ऑफ एलायंस था। जब तक हम इनके साथ हुकूमत में थे, हमने इनको बड़े बड़े फैसले वापस ले लाए। आप देखिए, मतलब यहाँ आसिया का केस हुआ, रसाना केस हुआ, क्या हमने उनको दोषी को जेल तक नहीं पहुँचाया? पीडीपी की हिमायत जब उन्होंने वापस ली, उसमें जो दो मिनिस्टर उठे थे, वो मतलब उन जो वो कल्प्रिट थे, जो वो खतेकार गुनहगार थे, उनके हक में वो जुलूस को आगे निकले थे। हमने उनको सेक करवाया था, पीडीपी ने उनको सेक करवाया। सर, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से आप कितनी मोहब्बत रखते हैं? देखिए, हर कोई, मतलब मैं कहता हूँ, मतलब मैं जम्मू कश्मीर का, मतलब मैं नौजवान हूँ या मेरे खुद बच्चे हैं, हर कोई जम्मू कश्मीर के नौजवान। फिर आपको महबूबा मुफ्ती का वो बयान याद है जब उसने कहा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान इनकाउंटर में जो है मारा गया, और उनसे कहा क्या वो मिठाई लेने गया था? वो बयान आज भी कश्मीरियों के दिलों में, आज भी वो चुभ रहा है, और उसकी वजह से लोग पीडीपी से नफरत कर रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को उस टाइम नहीं पता था? देखिए, अगर आप देखोगे, मैडम ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। सर, माफ़ी मांगना अलग बात है, दिल से जो कर क्या सकते हो आप? मुझे बताया, अगर इंसान गलती करता है तो वो यही करता है। सर, एक होती है मोहब्बत दिल की, एक होती है ज़बान की। मुझे लगता है जितनी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मोहब्बत दी, उतनी किसी ने मोहब्बत नहीं दी। सर, क्या यही मोहब्बत है कि आप उस लड़के का कहा गया, उसके माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा, जिसके माँ बाप ने ये बयान सुना कि महबूबा मुफ्ती ने पार्लियामेंट में ये कहा कि असेंबली में ये कहती है कि वो क्या मिठाई खाने गया? असेंबली में नहीं कहा, वो उसने प्रेस में कहा था। प्रेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहले प्लीज लेट मी फिनिश। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा था, जो उसने कहा था। लेकिन अगर आप पीडीपी की कंट्रीब्यूशन देखोगे, महबूबा जी की कंट्रीब्यूशन देखोगे, महबूबा जी एक ऐसी वाहिद औरत थी, जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स थे, जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ थे, जिन मिलिटेंट्स के घर में जाकर यहाँ मतलब जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थे तोड़ फोड़ करते थे, अगर उनको किसी ने बचाया वो महबूबा जी थे। अब मुझे बताया महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर कैसे बनी? लोग उससे मोहब्बत करते थे। चीफ मिनिस्टर बनी, उसके बाद उसका तो चेहरा बदल गया, उसके बाद वो उसने अलग मोहब्बत शुरू कर दी, और जब पावर में नहीं है तो अलग है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जब पावर में आ जाते अलग फेस होता है, जब पावर में नहीं होते तो अलग फेस। कहाँ पर? मुझे बताया
मैडम ने कहाँ पर अलग चेहरा दिखाया? मैडम तो मतलब जब मैडम चीफ मिनिस्टर बनी तो उस वक्त मतलब कहाँ पर उसने अलग चेहरा? जब उन्होंने बीजेपी के साथ कोलिशन किया तो पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर हर दिन उसके ये बयान आते थे, वो कश्मीरियों के खिलाफ आते थे। एक बयान आया, मुझे बताइए और कौन सा? वो ये काम दिखता है आपको ये बयान? एक बयान जम्मू कश्मीर, देखिए बात सुनिए प्लीज़, लेट मी फिनिश नाउ। जम्मू कश्मीर मतलब जो एक बयान जो मैडम का आया, वो एक बयान जो आया था, मतलब जो उसमें आप जो बता रहे कि टॉपिक, उसके लिए मैडम ने माफ़ी भी मांगी थी और मैडम ने ये एक्सप्लेन भी किया था कि अगर कोई बच्चा, मतलब मेरा बच्चा अगर कल कोई जाता है, कोई गलती करता है, मैं भी तो उसको डांटूंगा, मैं उसको कहूँगा। हम तो गालियाँ तक देते हैं यहाँ तक, हम अपने माफ़ी मांगी। मैं आपसे ये मेरा सवाल यह है, क्या उसी बयान के बाद आज भी जम्मू कश्मीर के लोग नफरत करते हैं पीडीपी? कहाँ नफरत करते हैं? मुझे लगता है जब मैंने तो बताया डीडीसी इलेक्शन कहीं वजूद खत्म, वजूद पीडीपी का वजूद खत्म होने पर है। इस वाले कर रहे हो, कहाँ खत्म हो गया? देखिए किसी लीडर आपने भी बताया कि यहाँ बहुत सारे लीडर जो थे पीडीपी के साथ जुड़े थे तो वो भागे, तो आपको क्या लगता है पीडीपी उसी के साथ? फिर वो आजाद साहब को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? किसने अपनी पार्टी को क्यों, अपनी पार्टी वजूद में कैसे आई? अपनी पार्टी तो दुनिया भर के लोगों को, मुझे भी ऑफर आए थे आप अपनी पार्टी ज्वाइन कीजिए। वही ना सर, पीडीपी टूटी, पीडीपी दबाव डाला गया था सर, पीडीपी टूटी। आप मुझे बताएं, मुझे 6 महीने क्यों जेल रखा गया? मुझे फिर 15 दिन क्यों जेल रखा गया? फिर मुझे 7 दिन क्यों जेल रखा गया? वो तो प्रेशर टैक्स थे। देखिए जो लोग गलत थे, मैं आपको बताऊंगा, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैंने गलती कोई नहीं की थी। मैंने उनको बताया जिन्होंने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की थी कि बशीर मीर अगर आप ये पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे आपके साथ हम वो ये करेंगे। मुझे पता था ये मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकते थे, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मेरे किसने क्या किया? अपनी पार्टी का वजूद कहाँ से आया? पीडीपी टूटी तभी तो अपनी पार्टी बनी। देखिए वजूद किस चीज़ को आप कहते हैं? वजूद आप इस चीज़ को कहते हैं, लीडर आते हैं वो किसी का साथ ज्वाइन करते हैं। क्यों अल्ताफ बुखारी ने क्यों पीडीपी से रिजाइन दिया? देने दीजिए उसको, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद कैसे बनता है। लेट मी फिनिश में। आपको नहीं लगता अल्ताफ बुखारी के जाने के बाद पीडीपी को नुकसान हुआ? अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हो आप मेरी जवाब ही सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद किसी इंसान से नहीं बनता है। मैं एक फर्द हूँ, पीडीपी के साथ यहाँ कंगन में जुड़ा हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ मैंने यहाँ 2 इलेक्शन लड़े और लोगों ने वोट भी दिए। अगर मैं कल जाता हूँ, लोग पीडीपी के साथ ही जुड़े रहेंगे। लोग अगर पीडीपी के साथ ही जुड़े रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर बशीर मीर अगर चला गया तो बशीर मीर के चले जाने से पीडीपी का वजूद खत्म होता है। पीडीपी का वजूद लीडरों की वजह से नहीं है। पीडीपी का वजूद अगर है वो यहाँ के लोगों की वजह से, वो आपकी वजह से, वो उसकी वजह से, वो मेरी वजह से है। आपको नहीं लगता पीडीपी की वजह से आपके कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं दाग लगा? नहीं, मेरे कैरेक्टर पे कौन सा दाग लगा? मैं एक वाहिद ऐसा शख्स हूँ जो आज भी सिक्योरिटी के बगैर चल रहा हूँ, जो उस वक्त भी सिक्योरिटी के बगैर चल रहा था, जो आज भी सिक्योरिटी के बगैर चल रहा। हाँ, एक चीज़ मैंने अपने दिल में रखी है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं आईनी हिंद पर भरोसा करता हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। मैं गुंडों को तो डरता नहीं हूँ जो हमें डराते हैं, बताते हैं हम आपके साथ वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये तो साहिब मसनद है, आज है कल नहीं होगे। हम तो इस मुल्क के बाशिंदे, हम लोग हैं इस मुल्क के। हमने इस मुल्क के लिए, या हर एक ने खून दिया इस मुल्क के लिए। हम सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदुस्तान है, हर एक का हिंदुस्तान है। उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, उन्होंने प्रेशर बढ़ाया। आप मुझे बताइए पीडीपी के साथ जो लोग जुड़े थे वो थे कौन, और अगर भागे तो भागे कौन? उनमें से अगर मैं नहीं बताऊंगा, वो अब मेरे दोस्त रहे हैं, मैं उनके घरों में उठा बैठा हूँ, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ। मैं अब पर्दा नहीं उठाना चाहता हूँ कि किसकी क्या कर दी थी। सर पर्दा तो उठाना चाहिए ना सर। जो लोग पीडीपी को छोड़ के इस पार्टी को बदनाम करके गए हैं तो आपको तो पर्दा उठाना चाहिए। या आप वहां पर भी वो हमें क्या बदनाम करे? बदनाम तो वो हो गए, बदनाम तो उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन की, लोग उनको बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपने तो यही याराना निभाया बीजेपी के साथ कोलिशन में गए। आपने याराना निभाया। आप अभी भी बात कर रहे हैं कि मेरे वो दोस्त यार है, आप उनको टोकना नहीं चाहते। मैं तो बीजेपी के, मैं इंडिविजुअली तो मैं किसी पर हमला नहीं कर सकता हूँ ना। लोगों को डिसाइड करने दो, आप मुझे स्टेज पर आने दो। लेट मी कम ऑन द स्टेज, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज हु द पीपल आर, व्हाई डिड दे लेफ्ट द पीडीपी। हम वो स्टेज ऊपर बोलेंगे, हम किसी को जाती तौर गालियाँ नहीं देंगे। जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में यही होता है कि अगर आपको किसी को मतलब किसी को आप नंगा करना चाहते हो, आप इलेक्शन में आए, स्टेज ऊपर बोले कि कौन सी पार्टी किसका क्या रोल है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कश्मीर के जो लोग हैं ना बड़ी समझदार है, शऊर रखती है। आने वाले इलेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर क्या होगा। आप मुझे बताएं, हमने डीडीसी इलेक्शन लड़े, यहाँ पर बाकी पार्टी भी ने इलेक्शन से डीडीसी के लड़े, तो कौन जीता? आप आज एक ऑडियो वायरल हुआ, प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। आज एक ऑडियो वायरल है, ऑडियो यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपलिटी का है। मेयर को खरीदने में, बेचने में कितने पैसे उधर इधर हुए हैं। तो ये जो सारा इस वक्त गेम चल रहा है, ये तो सारा पैसों पर गेम चल रहा है। ये आप मुझे बताएं जमहूरियत है कहाँ? देखिए अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हो, जमहूरियत को तब माना जाता है जब लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, बट देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। कहाँ पार्टिसिपेशन से पीपल की? देयर जो ग्राउंड जो है इसे कुछ खुला है, इट हैज़ बीन कीप्ट ओनली ओपन फॉर द बीजेपी, दैट द अमित शाह साहब को कुड कम, ही कुड मतलब जस्ट असेंबल द पीपल एंड ही कुड डिलीवर द लेक्चर टू देम, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज हैज़ बीन कंप्लीटली कन्फाइंड लाइक पीपल लाइक अस। हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ हमारी की उन्होंने, मतलब हम जो यहाँ पर मतलब बहुत सारे पॉपुलर्स थे, हमने इलेक्शंस लड़े, हमने वोट लिए, कुछ वोट से रह गए, तो हमारी सिक्योरिटी तक इन्होंने विड्रा की। कहाँ है हमारी सिक्योरिटी?
तो ये अपने लोगों को इस वक्त चलाने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन होने दो, लोगों को बाहर आने दो। उस वक्त जमहूरियत में सबसे ज़रूरी जो होता है लोग फैसला करते हैं। इंशाल्लाह जब लोग बाहर आएंगे तो लोग फैसला करेंगे। आपको लगता है अभी भी लोग जो हैं पीडीपी के साथ देंगे? अभी भी लोग पीडीपी के साथ हैं? लोगों का तो ये मानना है कि मैंने आपके कई सारे पोस्ट देखे फेसबुक पर, वहाँ पर लोग आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, पीडीपी को लीव कर दिया, हम आपको जिता देंगे। देखिए कंगन में अब ये बात नहीं रही कि मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ूँ। कंगन आपको पता है कि ये एसटी रिजर्व हो गई, ये आपको पता है ये दैट इट इज़ बिन, आई वुड नॉट से दैट इट इज़ द रिजर्व, इट हैज़ बिन गिफ्टेड, इट हैज़ बिन गिफ्टेड टू अ पर्सन्स दैट हु हैड अडॉप्टेड अ स्लून साइलेंस एट द टाइम ऑफ एबॉरिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इट हैज़ बिन गिफ्टेड। और आप मुझे बताएं यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है कहते हैं कि हमने आर्टिकल 370 को हटाया, हमने आर्टिकल 35A को हटाया, उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ वो किसको फ़ायदा हुआ? वो आपको पता है वो किसको फ़ायदा हुआ? अमित शाह साहब का तकरीर करते हैं, वहाँ जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो तकरीर करते हैं, वो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिली, हमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिले। क्या इससे पहले उनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट्स नहीं थे? क्या इससे पहले उनके पास रिजर्वेशंस नहीं थी? रिजर्वेशन नहीं थी। या अगर रिजर्वेशन नहीं थी, मैं कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ जहाँ हम 80% नॉन एसटीज रहते हैं, क्या हमने अल्ताफ साहब की हमेशा इज्जत नहीं की? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंडिडेट हुआ करते थे वो एसटी से हुआ करते थे, हमने उसकी इज्जत नहीं की? हमने मतलब जो उसके वालिद साहब बाबा साहब मरहूम मियाँ बशीर साहब, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, हमने उसकी इज्जत नहीं की? देखिए बीजेपी की जो इस वक्त जो पॉलिसी है लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह लोग बहुत जल्दी ये समझेंगे। बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियाँ, मैं ये वादा रखता हूँ ये PAGT के कदमों में आएगी जब इनको ये समझ आएगा कि बीजेपी का क्या रोल है। इस वक्त जितनी पार्टियां ये फ्लोट कर रही है, इन्होंने फ्लोट किया इसको मतलब इंट्रोड्यूस, और एक पार्टी की गुलाम नबी आज़ाद साहब की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, भी नाम मुझे उसका पता नहीं है, इन्होंने अपनी पार्टी, इन्होंने PC, इन्होंने पता नहीं कितनी, ये खाली है क्या है? अगर उस टाइम आप गलती नहीं करते, आप बीजेपी के साथ कोलेशन नहीं करते, शायद आज ये दिन लोगों को नहीं देखना पड़ता, ये इतनी पार्टियां नहीं बनती। अगर आप अपनी जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां थी उन पर भरोसा करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो हमने किया था, हमने तो किया था। हमें बताया ना बीजेपी के रोल में यहाँ जमहूरियत है का? प्लीज़ साहब मुझे फिनिश करने दीजिए। जमहूरियत में ये होता है गवर्नर होता है, गवर्नर का ये होता है कि दैट अगर इफ़ यू विल गो, अगर वहाँ मतलब ये कोई पार्टी सपोर्ट विड्रा करती है, जैसे बीजेपी ने हमें सपोर्ट विड्रा किया, जैसे मुंबई में सपोर्ट विड्रा हुआ, जैसे है मतलब बहुत सारी स्टेट्स में सपोर्ट विड्रा हुआ, तो उन्होंने जो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी वो दोबारा गवर्नर के पास गई है। अगर 6-7 महीने हो गए ना अभी हुकूमत को, 7 ही महीने हो गए अभी टर्न को, जैसे हमारे 6 साल होते थे, हमारी हुकूमत जब यहाँ गिराई गई वो 3 साल के बाद गिराई गई, अभी 3 साल 3.5 साल थे। अगर बाकी स्टेट्स में आप देखिए वो गवर्नर के पास गए, उन्होंने गवर्नर के पास एक मेमोरेंडम लिया और मतलब उसको बताया कि हम फ्लोर टेस्ट देंगे और फ्लोर टेस्ट पे हम प्रूव करके देंगे कि हम मेजॉरिटी में है। जब बीजेपी ने यहाँ सपोर्ट हमारा विड्रॉ किया, हमने बाकी जितनी भी पार्टीज है उनको अपने साथ लाया था। प्लीज़ लेट मी फिनिश। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कांग्रेस थी, जो हम थे, हमने सबको एक ही झंडे के नीचे लाया था और हमने तो फैक्स भी किया था गवर्नर को कि हम हुकूमत बनाने जा रहे थे। क्या गवर्नर ने आपको हुकूमत बनाने दी? क्योंकि इट इज़ कम्प्लीट, दिस स्टेट जो है ना ये इट इज़ कम्प्लीटली सेंटर कंट्रोल स्टेट, ये नहीं है जो यहाँ वोट डालते। देखो अब लोग तंग आ गए। आपको लगता है उस समय आपने गलती की है? मुझे नहीं लगता, आई वुड नेवर एक्सेप्ट दैट। जब आपने बीजेपी के साथ कोलेशन किया, आपको नहीं लगता कि उस टाइम गलती हुई? मुझे नहीं लगता है। मतलब मेरा मानना ये है, मैं दोबारा ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो ज़ाती एक्सपीरियंस थी, जो हमने वाजपेयी जी के साथ काम किया था, और अगर आप किसी से भी पूछे वाजपेयी जी का लोग कहते हैं कि बीजेपी का हमेशा ये एजेंडा आ रहा है, बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि ये 35 और 370 को एबॉरिगेट करना चाहते, प्लीज़ एबॉरिगेट करना चाहते थे, तो इन्होंने बीजेपी के साथ फिर क्यों कोलेशन की? लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज से 18 साल पहले यहाँ वाजपेयी जी नहीं आए थे? क्या बीजेपी ने यहाँ जीता नहीं था? उस वक्त आर्टिकल क्यों नहीं हटाया गया? कि उस वक्त 370 अबॉलिश क्यों नहीं गया, एबॉरिगेट क्यों नहीं किया गया? ये जो बीजेपी का एजेंडा था, ये जो इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, ये इन्होंने पीडीपी से जाने के बाद, जब तक हम हुकूमत में थे, हमारा इनका ऐसा एजेंडा ऑफ अलायंस था। तो अगर हाँ कहते हैं लोग कि बीजेपी ने मतलब पीडीपी ने इनको ये किया, पीडीपी, फिर तो हम कैसा इनके साथ हुकूमत में होने चाहते। फिर अगर ये करते, हम कहते हैं ठीक है जी इन्होंने ये किया, हम भी इसके खत्ते करें। और मुझे पता है यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है, वो रो नहीं रहे हैं, वो नहीं बता रहे कि जो यहाँ कश्मीर में हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ जितने भी फैसले हो रहे हैं क्या वो बाहर से नहीं, दिल्ली से नहीं हो रहे हैं। और मुझे पता है बीजेपी के साथ जाने के बाद, जब बीजेपी ने हमारा सपोर्ट विड्रा किया, उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 यहाँ से हटाया, और आज तक गए तो कानून पे कानून ला रहे हैं, कानून पे कानून ला रहे हैं। आज तो बीजेपी पीडीपी नहीं है। वजह क्या है सर? उसकी वजह तो आप ही पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर में आज से पहले राज कर रही थी। नहीं, हम नहीं है। वजह वो है जो इससे पहले यहाँ राज कर रही थी, जिन्होंने बहुत देर तक राज किया। नंबर 1। नंबर 2, देखे मेरे भाई, यहाँ जो है सेंटर से सारा चलता है। आप मुझे बताइए कि अगर आप आर्टिकल 370 और 35A जो है, जितने भी यहाँ कानून दान है, माहिर है इसमें, वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये
ये आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। ये जो इन्होंने किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, लेकिन किया कहाँ से? ये मरकज से इन्होंने किया, ये यहाँ से नहीं किया। देखिए यहाँ अमित शाह साहब का लाया, अमित शाह ने यहाँ बड़े बड़े दावे किए। उसने कहा कि हमने कश्मीर को ये किया, हमने कश्मीर को ये किया। आपको पता है हमारा 7 साल से क्या हाल है, 3-4 साल से क्या हाल है? वी आर इन अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर हाईएस्ट आफ्टर हरियाणा। आपको पता है हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर पहुँची है, जो कभी 10-12 से ऊपर जाती ही नहीं थी, आज हम 28 पर पहुँची है। ये अगर पहुँचा है किसी ने, बीजेपी ने वजह पहुँचा है। आप मुझे बताया हमारे जितने भी मिनरल्स है जम्मू कश्मीर, यू नो इट इज़ मतलब वेरी मच रिच इन मिनरल्स, इट इज़ वेरी मच लग्जरीज इन मिनरल्स। हमारे पास यहाँ इतने मिनरल्स है, उन मिनरल्स को इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है? आप मुझे बताया यहाँ के बड़े बड़े नाला, ये आपका नाला सिंध यहाँ नीचे से जा रहा है, इससे जितने भी मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? बाहर क्या कर रहे हैं लोग? ठेकेदार कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि इनको 2.5 फुट नीचे जाना है, इन्होंने इतने बड़े गड्ढे बने, उस एक गड्ढे में एक मकान बनाया। कोई पूछना मानते हैं सर सब चीज़ें मानते हैं, लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस पे होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। जिम्मेदार बीजेपी वाले हैं, जिम्मेदार बीजेपी वाले हैं जो सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ करे। मैं कहता हूँ तो पीडीपी इस वक्त कहीं है ही नहीं। आप कहते हैं कि पीडीपी के साथ सारे लीडर चले गए, पीडीपी जब नहीं है, कहीं है ही नहीं, तो पीडीपी पर ये इल्ज़ाम क्यों ठहराएंगे? अगर वहाँ सेंटर में एक बहुत बड़ा ताकतवर शख्स बैठा है जिसके पास इस वक्त 333 सीटें हैं, शायद जो हाईएस्ट, जो मतलब नेहरू के बाद अगर किसी ने सीटें ली है वो मिस्टर मोदी ने ली है। 370 टूटने के बाद आपने तो कहा सियासी पार्टियों ने हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 370 वापस नहीं आता, फिर फैसला वापस क्यों लेना? यही कहा था पीडीपी ने भी और एनसी ने भी। प्लीज आप ये क्लियर कीजिए, मुझे आप ये बाइट दिखाइए कि कहाँ पर उन्होंने कहा था। सर सारी पार्टियों ने कहा जब तक 370 वापस नहीं आता हम इलेक्शन नहीं, उसके बाद चंद दिनों बाद कहा जब तक स्टेटहुड नहीं आता ये नहीं दिखाए, आप प्रूफ दिखाए। देखिए मैं स्टेटहुड की बात भी खाने लगे हैं, उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए ऐसा ही लग रहा है। लोगों का मानना, लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना, लोगों का मानना है लोगों का। देखिए ये लोग ही फैसला। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं महबूबा जी की बात करूंगा। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज दैट व्हाट दे सेड, व्हाट डॉक्टर फारूक एंड द अदर पार्टीज, व्हाट द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज सेड दैट whether they would participate or they would not participate in the elections, but I would represent the PDP, that what the PDP said. अलायंस बना महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला के साथ बैठती है, फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठती है, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। जो बयान आए थे ये इंडिविजुअली बयान आए थे इलेक्शन न लड़ने का। एक बात बताऊंगा मैं, एक इलेक्शन, एक यूनानिमिटी थी एक में, वो इसमें थी जब यहाँ पर ये पंचायत इलेक्शंस हुए थे। पंचायत इलेक्शंस में क्या किया था उस वक्त पीडीपी और एनसी ने, नॉट मतलब इन कोलिशन, उस वक्त पीएचडी नहीं थी, उन्होंने अलग अलग, पीडीपी ने अलग बाइकआउट किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग बाइकआउट किया था। लेकिन जब पीएचडी बनी, पीएचडी में बहुत ज़्यादा तौर एक लाही अमल बनी और हमने पार्टिसिपेट इलेक्शन जो डीडीसी इलेक्शंस हुए। क्यों किया सर? जब आपको पता था कश्मीर के हालात काफी है तो क्यों किया? क्या करे फिर बीजेपी को? डू यू मीन दैट वी शुड यू नो जस्ट लेफ्ट दिस ग्राउंड ओपन यू नो फॉर द लोगों के साथ जाना चाहिए था ना सर? लोग क्या करते? लोग तो पार्टिसिपेट करते, लोगों ने तो वोट डाले। लोग कहाँ वोट तो बीजेपी, आप मुझे बताए कौन सी परसेंटेज रखा है? आप मुझे बताए, एक मिनट प्लीज बात भी करने दीजिए ना। आप मुझे बताए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सा कानून है यहाँ? अगर यहाँ पर हम माने पीडीपी और एनसी पार्टिसिपेट नहीं करती, कांग्रेस भी पार्टिसिपेट नहीं करती, बताया मुझे हिंदुस्तान के आईन में ये कहाँ लिखा है कि 50% वोट पड़ने चाहिए, फिर हम ये डीडीसी मानेंगे, फिर हम एमएलए मानेंगे? एक शख्स खड़ा होता है, आपको पता है यहाँ 7 वोटों पर भी डीडीसी बनी, आपको पता है यहाँ 2 वोटों पर भी ये पंचायतें बनी। हमने पंचायत में इलेक्शन बाइकआउट किया, किसी ने वोट ही नहीं डाले। मैं बताऊँगा कंगन से हमने एक लड़के को इलेक्शन में उठाया, उसने 3 वोट बने और वो सरपंच बना, बाकी किसी लोगों ने वोट ही नहीं डाला। उसकी माँ ने वोट डाला, उसकी बीबी ने वोट डाला, उसने खुद वोट डाला, ऐसे ही सरपंच पंच बने। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर आप बाइकआउट कर रहे हो तो फिर आपको ये बताया जाता है नहीं जी ये इलेक्शन नहीं माना जाता है, इट वाज रिगिड, देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सो वी आर जस्ट एक्सपेलिंग दिस, वी आर जस्ट ये जो हम इसको इलेक्शन नहीं मानते हैं। तो कौन सा कानून है? आप यहाँ पार्टिसिपेट मत कीजिए कल, या आप असेंबली इलेक्शन को खुला छोड़ दीजिए। अगर खाली एक एमएलए कैंडिडेट अपना ही वोट डालेगा वो एमएलए बनेगा, तो डू यू मीन दैट वी शुड जस्ट लेफ्ट द ग्राउंड ओपन फॉर द बीजेपी सो दैट दे विल एग्रीवेट द प्रॉब्लम्स मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फॉर द कश्मीरी पीपल? आपको लगता है आने वाले इलेक्शन में अगर बात करें तो बीजेपी सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीटें आएंगी, तो हम ये नहीं मानते कि फुल सीटें उन्हें आ जाएं? अगर उन्हें आधी आएगी तो यहाँ पर अगर आपकी सीटें, तो फिर आपको कोलेशन करना पड़े तो क्या फैसला रहेगा? आएगी तो मैं तो मानता हूँ जो बीजेपी से जो जेरीमैंडरिंग उन्होंने की, जेरीमैंडरिंग जो उन्होंने बॉर्डर्स यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के चेंज किए, उन्होंने अपनी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं आपको बताऊंगा इससे तो उसको धज्जियाँ उड़ा दी। बीच का इलाका उठाया वो गांधरबल में डाला, गांधरबल का वहाँ का इलाका उठाया उसको यहाँ डाला। आप देखिए जो जेरीमैंडरिंग से यहाँ पर की, या इन्होंने जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो यहाँ पर क्रिएट की, ये तो इन्होंने अपने लिए की, ये तो बहुत कोशिश करे। देखो बीजेपी का इस वक्त, बीजेपी इज नॉट कंसोलिडेटिंग द डेमोक्रेसी हियर। डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी? डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी दैट द बीजेपी विल विन एंड दे विल कम टू द पावर? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि दैट देयर शुड बी द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। एज आई विल टेल यू दैट व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन इन 2014 देयर वाज द 84% पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। देखो आने वाले समय में क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, मतलब जो वो पॉलिटिक्स से बाहर है, पॉलिटिक्स पर हमने बहुत सारी बातें की, आपने भी सवाल बहुत पूछे, मैंने भी बहुत सारे जवाब दी। आपको पता
होगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा, अगर मैं सोशल मीडिया पर जाता हूँ, मैं बहुत कम सोशल मीडिया पर रहता हूँ, बट एट इवनिंग जस्ट व्हेन आई गो टू द होम आई जस्ट सिट ऑन द सोशल मीडिया एंड आई कीप टू मतलब अपडेटिंग माई सेल्फ अबाउट द कश्मीर, दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन आवर कश्मीर। और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी कोई चीज़ इस वक्त देख रहा हूँ, वो मैं ड्रग एडिक्शन देख रहा हूँ, मैं ड्रग मैनिसा देख रहा हूँ। वो क्यों देख रहा हूँ? जब भी मैं किसी लड़के, मैं बहुत सारे लड़कों को अपने इलाके में जानता हूँ जो ड्रग में इन्वॉल्व है, दे आर ड्रग, सम आर पैडलर्स एंड सम आर मतलब टेकिंग कंज्यूमिंग द ड्रग। और जब मैं उनसे कहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो MA है, BEd है, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप इतने अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखते हो, आप इसमें क्यों इंडल्ज हो गए? वो कहते हैं कि बशीर हमने पढ़ा, हम बेरोज़गार हैं, हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हम इतने मतलब स्ट्रेस में, इतनी एनजाइटी है, अब हम डिप्रेशन में चले गए। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, मतलब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और मरकज़ से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आप अपना दुश्मन समझते हो, हम आपके दुश्मन नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री पढ़िए, जब यहाँ मतलब पार्टीशन हुई थी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे, उस वक्त जब लोगों का कत्ल उस साइड भी हुआ था, इस साइड भी हुआ था, हम उस वक्त भी हिंदू और मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर में रहते थे वो अमन के साथ रहते थे। हमने गंगा जमनी जो तहजीब है, हमने उस पर भरोसा किया, हमने वो सिंगड़ी दा, सेवंदा, सिकी शाबाज कलंदर, हमने वो पढ़ा है, हमने वो इतिहास पढ़ा, वो तहरीकें हमने पढ़ी। लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन आने वाले हैं, जब भी इलेक्शन हो गए, BJP को दूर रखने के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि बशीर मीर को अब इलेक्शन लड़ना है, कि बशीर मीर को कुछ बनना है, जो भी इलेक्शन लड़े, मतलब इलेक्शन यहाँ लड़े, जो आपको लगे कि ये मतलब BJP के खिलाफ, ये BJP को यहाँ से दूर रखना चाहते हैं, लोगों को चाहे कि वोट उसको दे। नंबर 1। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये टाइम जो है, ये जो इस वक्त हमारे जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये दौर भी रहने वाला नहीं है। मैं अपनी नौजवान बच्चों से, अपनी बेटियों से, जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, बता देना चाहता हूँ कि ये दौर नहीं रहने वाला है। इंशाल्लाह दोबारा वक्त आए, जरूरत नहीं है डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनजाइटी में, स्ट्रेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये दौर गुजर जाएगा और अच्छे दिन दोबारा इंशाल्लाह वापस आएगी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ PDP के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर सर, और कई सारी बातों पर जो है डिस्कशन हुआ और कुछ अच्छी बातें भी कही, और नौजवानों से खास कर ये अपील की कि वो ड्रग से दूर रहें। ये दौर नहीं रहने वाला, अच्छा दौर भी आएगा और आप ड्रग से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाप को परेशान ना करें, और ड्रग से दूर रहें। अगर आपको कितना भी बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन इस चीज़ के पीछे ना जाएँ और जम्मू कश्मीर की आगे चलकर शान बने। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए थे बशीर अहमद मीर साहब, और दीजिए हम सबको इजाज़त, अल्लाह के बाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।